ये फिल्म यूएस नेवी सील्स के स्पेशल कमांडो क्रिस काइल की लाइफ पर बेस्ड है, जिन्हें यूएस हिस्ट्री में अब तक का सबसे डेडलीस्ट स्नाइपर माना गया है। क्रिस के नाम पर इराक वॉर में 160 कंफर्म्ड किल्स का रिकॉर्ड है, जो अब तक अमेरिकन मिलिट्री में किसी भी स्नाइपर का नहीं हुआ है। ये फिल्म क्रिस की ऑटोबायोग्राफी अमेरिकन स्नाइपर पर बेस्ड है, जो 2012 में पब्लिश हुई थी। इस फिल्म का टोटल बजट $59 मिलियन था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने $547 मिलियन का बिजनेस किया था, जो अब तक वॉर थीम पर बनी किसी भी फिल्म से कहीं ज़्यादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म को हम शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत इराक की फालुजा सिटी से होती है, जहां क्रिस हमें एक बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर लिए हुए दिखता है। ये एक वॉर जोन एरिया होता है और दूसरी तरफ यूएस आर्मी का कॉन्वॉय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। क्रिस को 200 मीटर दूर घर से एक औरत बच्चे के साथ बाहर आते हुए दिखाई देती है। वो औरत अब उस बच्चे को ग्रेनेड पकड़ाती है और वो बच्चा उसको लेकर क्रिस के साथियों की तरफ बढ़ता है। क्रिस उस बच्चे पर निशाना लगाता है, पर गोली चलाने से पहले क्रिस की उंगलियां कांप रही होती हैं। और अब यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि क्रिस एक बच्चा है और अपने डैड के साथ शिकार पर गया होता है। क्रिस ने एक ही निशाने पर हिरन को मार गिराया होता है और उसके डैड उसको शूटिंग्स की कुछ और टेक्निक्स बताते हैं। क्रिस धीमे धीमे अब बड़ा होता है, पर अब वो एक काउबॉय बन चुका होता है। क्रिस अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, पर एक बार रोडियो शो में राइडिंग करते वक्त वो गिर जाता है और काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद क्रिस अपने घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे लड़के के साथ एक कमरे में देखता है। क्रिस पहले तो उस लड़के को अपने घर से भगा देता है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई जेफ के साथ काफ़ी एंजॉय करता है, पर तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि केनिया में यूएस एम्बेसी में हमला हुआ है, जिसमें लगभग 80 लोग मारे गए हैं और 1700 के करीब लोग घायल हुए हैं। इसके अगले ही दिन क्रिस यूएस आर्मी ज्वाइन करने के लिए जाता है और क्रिस को सीधे नेवी सील्स में रिक्रूट कर लिया जाता है। नेवी सील्स यूएस आर्मी का एक अलग विंग होता है, जो सोल्जर्स को सी, एयर और लैंड तीनों मोर्चों पर वॉर करने के लिए ट्रेन करता है। इसी बीच में क्रिस की मुलाकात एक बार में टिया नाम की लड़की से होती है और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ट्रेनिंग में क्रिस की शार्प शूटिंग्स देखकर उसको एज अ स्नाइपर टीम में शामिल कर लिया जाता है। दूसरी तरफ क्रिस का रोमांटिक रिलेशनशिप अब और भी आगे बढ़ गया होता है और क्रिस की टिया से शादी हो जाती है। शादी के बाद ही क्रिस को इराक वॉर के लिए बुला लिया जाता है और वो अपनी टीम के साथ इराक की फालुजा सिटी पहुंचता है। ये क्रिस का इराक के लिए पहला टूर होता है। यहाँ स्नाइपर्स को बताया जाता है कि ये सिटी इवैक्यूएट हो चुकी है और अब यहाँ पर जो भी लोग छुपे हैं वो शायद हमें खत्म करने के लिए हैं। स्नाइपर्स का काम सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने का होगा। सोल्जर्स डोर टू डोर जाएंगे और स्नाइपर्स को चौकन्ना रहकर उनकी जान बचानी होगी। अब ये कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है और हम देखते हैं कि क्रिस ने उस बच्चे पर गोली चला दी होती है। इस बच्चे के मरने के बाद वो औरत ग्रेनेड उठाकर बाकी सोल्जर्स की तरफ फेंक रही होती है, पर तब भी क्रिस उसको भी शूट कर देता है। क्रिस इसके बाद रात में अपने कैंप पर बैठकर इसके लिए काफ़ी अफसोस करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पहली गोली से किसी बच्चे की जान जाए, पर उसके पास दूसरा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था। अगर वो गोली ना चलाता तो उस ग्रेनेड से काफ़ी सोल्जर्स मारे जाते। इसके अगले दिन क्रिस दोबारा से कई लोगों को शूट करके सोल्जर्स की जान बचाता है। दूसरी तरफ मिलिटेंट्स की टीम में एक मुस्तफ़ा नाम का स्नाइपर होता है, जो निशाना लगाकर एक सोल्जर को मार देता है। मुस्तफ़ा शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट होता है और सीरियन अल-कायदा का मेंबर भी है। क्रिस ने अब तक 8 लोगों को मार दिया होता है, जो कि बाकी स्नाइपर्स के टोटल से भी ऊपर होता है। इसलिए क्रिस को उसके टीममेट्स लेजेंड बुलाने लगते हैं। क्रिस और बाकी साथियों को इस मिशन में ज़रकावी तक पहुंचने के लिए टारगेट दिया जाता है। अब एक दिन सोल्जर्स अपने डोर टू डोर कैंपेन में एक घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद क्रिस को एक सोल्जर जख्मी हालत में बाहर आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर क्रिस भी बिल्डिंग से उतरकर उस घर के अंदर जाता है। यहाँ इन लोगों को एक शेख और उसके परिवार के काफ़ी लोग दिखाई देते हैं। शेख पर प्रेशर बनाने से वो इनको बुचर के बारे में बताता है, जो कि जरकावी का राइट हैंड होता है। शेख बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है और इन लोगों को उससे धमकी मिली हुई है कि अगर इन्होंने उसके बारे में किसी भी यूएस सोल्जर से बात करी तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। पर शेख यहाँ पर थोड़ा सा लालची हो जाता है। वो इनको बुचर का नाम आमिर खाला फनूस बताता है और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए 1 लाख अमेरिकन डॉलर्स की डिमांड करता है। इसके बाद क्रिस की बात करने पर डिपार्टमेंट इस डील के लिए तैयार हो जाता है
और इनको शेख से बात करने के लिए उसके घर पर भेजता है। पर अब तक यहाँ सीन काफ़ी चेंज हो चुका होता है और यहाँ बुचर और उसके साथी आ चुके होते हैं। मुस्तफ़ा यहाँ पर काफ़ी यूएस सोल्जर्स को अपनी स्नाइपर से निशाना बनाता है। बुचर शेख के लड़के के सर में ड्रिल मशीन डालकर उसे मार देता है और इसके बाद शेख को भी गोली मार देता है। बुचर यहाँ पर बचे लोगों को साफ वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी यूएस आर्मी से कोई भी बात बताई तो उनके लिए यही हश्र होगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस 3 हफ्ते की छुट्टियाँ लेकर घर जाता है। अब तक टिया प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और क्रिस को एक बेटा पैदा होता है। क्रिस अपने घर तो चला गया होता है, पर अभी भी वो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, बल्कि वहाँ बैठकर भी वॉर के बारे में सोचता है और वॉर के क्लिप्स देखता रहता है। इस बात को लेकर टिया काफ़ी परेशान होती है और क्रिस को उसकी फैमिली के बारे में भी सोचने के लिए बोलती है। कुछ ही दिनों में क्रिस की छुट्टियां पूरी हो जाती हैं और वो अपने इराक के सेकंड टूर पर वापस आता है। यहाँ पर क्रिस को मालूम चलता है कि उसके नाम पर 24 कंफर्म्ड किल्स का रिकॉर्ड है और उसको मारने के लिए $80,000 का इनाम रखा गया है। क्रिस दोबारा से सोल्जर्स के साथ डोर टू डोर कैंपेन करता है और अब एक बार इनकी सबकी बुचर के आदमियों के साथ काफ़ी ब्रूटल फाइट होती है। बुचर लास्ट में बचकर भाग रहा होता है, पर तभी क्रिस उसकी गाड़ी पर निशाना लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे बुचर मारा जाता है। इसके बाद मुस्तफ़ा क्रिस पर निशाना लगाकर उसको मारना चाहता है, पर क्रिस अब तक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद क्रिस अपने सेकंड हॉलीडे पर घर आता है तो उसको एक बेटी होती है, पर क्रिस अब तक काफ़ी बदल चुका होता है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। अब हॉस्पिटल में एक बार उसकी बेटी रो रही होती है तो वो नर्स के ऊपर काफ़ी चिल्लाने लगता है, जबकि बच्ची का रोना वहाँ पर एक नॉर्मल सी बात थी। टिया क्रिस को और भी ज़्यादा बदला हुआ देखती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं हो, बल्कि इन बच्चों के पिता भी हो। अगर हर टाइम तुम्हारे दिमाग में वॉर ही चलती रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इसके बाद क्रिस अपने तीसरे टूर पर इराक आता है और अपने मिशन पर आगे बढ़ता है। मुस्तफ़ा क्रिस को मारने के लिए बिल्कुल बेताब होता है, पर मुस्तफ़ा की बंदूक से निकली गोली क्रिस को ना लगकर उसके दोस्त बिगल्स को लग जाती है। ये गोली लगभग 1000 मीटर दूर से चलाई गई होती है और इसमें बिगल्स काफ़ी घायल हो जाता है। कॉन्वॉय बिगल्स को लेकर दोबारा कैंप की तरफ आता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है, पर इसके बाद क्रिस और बाकी सील्स के सोल्जर्स काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो बदला लेने के लिए दोबारा से उसी एरिया के लिए निकलते हैं। रास्ते में इन्हें एक कार से काफ़ी मिलिटेंट्स दिखाई देते हैं। वो इन पर लॉन्चर से स्ट्राइक करते हैं, पर वो मिस हो जाती है और पीछे जाकर एक बिल्डिंग को ब्लास्ट करती है। सील्स के लोग उनको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रिस अपने साथियों के साथ तलाशी करते हुए एक घर के अंदर जाता है। यहाँ पर मुस्तफ़ा क्रिस के एक दूसरे साथी मार्क को अपना निशाना बनाता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद का सीन यूएस का दिखाते हैं, जहाँ क्रिस टिया के साथ मार्क के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ मार्क की माँ रोते हुए मार्क का वो लेटर पढ़ रही होती है जो उसने उनको 2 हफ्ते पहले लिखा होता है। मार्क को यूएस आर्मी की तरफ से काफ़ी सम्मानजनक विदाई दी जाती है। इसके बाद क्रिस जाकर अपने फ्रेंड बिगल्स से मिलता है, जिसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल होती है, पर क्रिस को उम्मीद होती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्रिस यहाँ पर बिगल्स को प्रॉमिस करता है कि वो इसका बदला ज़रूर लेकर रहेगा। इसके बाद क्रिस अपने 4th टूर के लिए इराक जाने वाला होता है, पर टिया बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि क्रिस दोबारा से इराक जाए। वो क्रिस को बहुत समझाती है, पर क्रिस नहीं मानता है और उससे समझाता है कि उसके लिए अपनी फैमिली के साथ अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ वो अपने 4th टूर पर इराक पहुंच जाता है। यहाँ पर क्रिस को उसका एक साथी बताता है कि बिगल्स की कल सर्जरी में मौत हो गई है। ये न्यूज़ क्रिस को बिल्कुल तोड़ सा देती है। अब इसके बाद सोल्जर्स को बताया जाता है कि हम दुश्मन को घेरने के लिए एक टी वॉल बिल्ड कर रहे हैं, पर एक स्नाइपर है जो लगभग 1000 मीटर दूर से हमारे इंजीनियर्स को शूट कर दे रहा है। हमें कैसे भी करके इस स्नाइपर को मारना होगा। इसके बाद क्रिस और बाकी लोगों को उस लोकेशन तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर यह काम चल रहा होता है। यहाँ वो स्नाइपर मुस्तफ़ा काफ़ी सोल्जर्स को मारता है। क्रिस मुस्तफ़ा की तरफ चल रही गोलियों का डायरेक्शन देखता है और उसी तरफ देखना स्टार्ट करता है, और उसको 1900 मीटर दूर पर कोई इंसान दिखाई देता है, और ये और कोई नहीं मुस्तफ़ा ही होता है। क्रिस का साथी उससे कहता है कि ये 1000 मीटर से भी दूर है और ये इम्पॉसिबल शॉट होगा, इतनी दूर तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। पर क्रिस अपने निशानों को लेकर बिल्कुल श्योर होता है और वो गोली चलाकर इतनी दूर से ही मुस्तफ़ा को मार देता है। इसके बाद ही क्रिस की टीम को घेरकर मिलिटेंट्स हमला कर देते हैं और क्रिस और इनकी टीम के लिए इनको संभालना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। यहाँ पर अब काफ़ी तगड़ा रेत का तूफान भी आ जाता है।
क्रिस इस बीच टिया को फोन लगाकर कहता है कि वो उससे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और घर वापस आना चाहता है। यहाँ पर यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आकर दुश्मनों को संभालते हैं और एक साइड क्लियर करके सोल्जर्स के निकलने का रास्ता बनाते हैं। भागते समय एक गोली क्रिस के भी लग जाती है, पर जैसे तैसे वो सबके साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद का सीन यूएस की किसी स्टेट का दिखाते हैं, जहां क्रिस बैठा बार में ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर क्रिस को टिया का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे मालूम चला है कि तुम प्लेन में थे, तुम क्या घर आ रहे हो। क्रिस यहाँ पर उससे बताता है कि वो अपनी कंट्री में ही है, बस उसे कुछ टाइम और चाहिए घर आने के लिए। टिया यहाँ पर उससे कहती है कि 9 महीने हो गए तुमको गए हुए, बच्चे भी तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो सबसे पहले घर आ जाओ, हम लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। इसके बाद क्रिस अपने घर आ जाता है, पर अभी भी वो वॉर के बारे में ही सोचता रहता है और उसी में ही खोया रहता है। क्रिस का छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और अब एक बार बारबेक्यू में वो एक कुत्ते के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है जो उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है। क्रिस जाकर उसको बुरी तरह हिट करने जा रहा होता है, पर टिया उसे रोक लेती है। इसके बाद क्रिस टिया के कहने पर एक नेवी डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर क्रिस से कहते हैं कि तुम्हारे नाम पर अब तक 160 कंफर्म्ड किल्स का रिकॉर्ड है और तुम्हें अब तक का डेडलीस्ट स्नाइपर माना गया है। मुझे खुलकर बताओ कि तुम क्या सोचते रहते हो और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। क्रिस कहता है कि उसकी चलाई हुई हर एक गोली उसकी कंट्री के सोल्जर्स को बचाने के लिए थी। उसे बस इस बात का दुख है कि वो इसके बाद भी कुछ सोल्जर्स को नहीं बचा सका। वो कहता है कि वो अभी भी वॉर में हिस्सा लेकर अपने सोल्जर्स की हेल्प करना चाहता है और वो इसके काबिल भी है, पर उसने अब क्विट कर दिया है। डॉक्टर यहाँ पर क्रिस को समझाते हैं कि अगर तुम हेल्प ही करना चाहते हो तो हमारे यहाँ काफ़ी आर्मी वेटरन्स हैं जिनकी तुम हेल्प कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर क्रिस को कुछ सोल्जर्स से मिलवाते हैं जो वॉर में हैंडीकैप्ड हो गए थे और क्रिस उनकी हेल्प करना भी स्टार्ट कर देता है। क्रिस अब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था और वो अपनी फैमिली को भी काफ़ी टाइम देने लग गया था। वो अपने डैड की तरह अपने बेटे को भी हंटिंग पर लेकर जाता है और घर पर अपनी बेटी से भी काफ़ी खेलता है। अब 2 फरवरी 2013 को क्रिस के घर पर एक एडी रे राउत नाम का एक आर्मी वेटरन आता है जिसने खुद इराक की वॉर में हिस्सा लिया होता है, पर फिलहाल वो PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है। क्रिस को एडी की मॉम ने उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करी होती है। क्रिस एडी को लेकर शूटिंग रेंज पर जाता है, पर उसी दिन एडी क्रिस और उसके फ्रेंड चैड को शूट कर देता है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। क्रिस की अंतिम यात्रा बड़े ही सम्मान के साथ निकाली जाती है और क्रिस की मेमोरियल सेरेमनी टेक्सास के काउबॉय स्टेडियम में रखी जाती है। एडी ने इन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा होता है, बल्कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, वो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहा होता है। एडी इन दोनों को मारने के बाद अपनी सिस्टर के घर गया था, पर उसने 911 पर कॉल करके उसको पकड़वा दिया था। ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्रिस काइल और उनकी वाइफ के रियल फोटो है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।